हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए आज की अपनी ज्योग्राफी की क्लास पढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ज्योग्राफी पे क्या पढ़ा था, मतलब कहाँ पर हमने छोड़ा था, पहले उस पर बात करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा थोड़ा सा रह गया है यूनिवर्स के बारे में, मतलब ब्रह्मांड के बारे में, उस पर आएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को ये तो पता ही है कि ज्योग्राफी में हमारी जो ज्योग्राफी हमने स्टार्ट की थी वो हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है, मतलब कि विश्व भूगोल चल रहा है। तो पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारतीय भूगोल को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने कहाँ पर छोड़ दिया था, इसमें हमने जो पढ़ा था, मतलब ये तो आपको पता ही है, वन लाइनर की फॉर्म में हम क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या अब तक पूछे जा चुके हैं जो क्वेश्चंस, तो बस वो ही, मतलब उसी से रिलेटेड सारा आपको बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं है बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव कि हाँ बिल्कुल सारा चीज़ें जो नहीं भी आ रहा है, मतलब अगर डिस्क्रिप्टिव में भी बिल्कुल जैसे पॉलिटी की क्लास पीडीएफ वाली चल रही है, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव में अगर इस तरीके से ज्योग्राफी किसी को पढ़नी है, स्टार्ट करनी है, तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, मैं वो भी स्टार्ट बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड जो रहता है, मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे कोई हायर एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए अगर एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़नी है तो बिल्कुल एनसीईआरटी जो 6 to 12 है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो उसमें से चीज़ें निकाल के एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी इम्पोर्टेंट है वो स्टार्ट कर दूँगी अगर आपको उस हिसाब से करना है। अदरवाइज़ ये जो है ये कि आपको, वैसे तो आपका ये इम्पॉर्टेंट है ही, कोई भी एग्ज़ाम है आपका उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें हमने कहाँ छोड़ा था, इसमें हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, इसमें हम नेबुला यानी कि निहारिका के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने ये पढ़ा था कि जो निहारिका होती है, मतलब जो लास्ट हुआ था ना हमारा वो, तो निहारिका के अंदर जो तारे होते हैं, हमारे जो स्टार्स होते हैं, उनका निर्माण होता है। फिर हमने ये पढ़ा कि जो निहारिका होती है वो कैसे बनती है या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, तो निहारिका के आगे का जो है उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और फिर निहारिका के प्रकार में, निहारिका जो हमारे नेबुला होती है वो भी कई तरीके की होती है, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए अब जहाँ से हमने कल जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे का कंटिन्यू करते। तो आगे उसके क्या है, उसके आगे बताया हुआ है, इसमें ये कहा हुआ है कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। किसका? परमाणुओं का जन्म हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा क्या है, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद हमारा जो ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। तो ब्रह्मांड के जन्म के बाद परमाणु, जो हमारे एटम्स हैं, परमाणुओं का जन्म हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि पहले हमारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ, हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड बना। तो ब्रह्मांड के जन्म के बाद किसका जन्म हुआ? जो हमारे परमाणु हैं, जो हमारे एटम्स हैं, उनका जन्म हुआ, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हुआ, और इन परमाणुओं से धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। और हम कह सकते हैं, और ये जो एटम्स हैं और इन परमाणुओं से धूल और गैस, धूल और गैस, मतलब कि जो धूल है हमारी, धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ। अब जब ब्रह्मांड का जन्म हो गया, मतलब जो हमारा यूनिवर्स है वो हमारा बन गया, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ब्रह्मांड का जब जन्म हुआ तो उसके बाद ब्रह्मांड बनने के बाद एटम्स, जैसे जैसे जीवन आया, हम बायो में पढ़ेंगे कि जो हमारी लाइफ है, लाइफ की ओरिजिन कैसे हुई थी, बायोलॉजी में आता है ये सब।
तो इसमें भी थोड़ा सा वही चीज़ समझ, उस चीज़ से कोरिलेट करके समझो कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाद परमाणुओं का जन्म हुआ। मतलब कि पहले हमारी पृथ्वी बनी, हमारा ब्रह्मांड बन गया, ब्रह्मांड के बाद एटम्स बने। क्या बने? एटम्स। और उन एटम्स से धूल और गैसों के बादलों का निर्माण हुआ। जीवन से पहली बात है, मतलब लाइफ नहीं थी, लाइफ से भी पहले उससे क्या हुआ? एटम्स बने, और उन एटम से क्या? धूल और गैसों से उससे फिर जो हमारे क्लाउड्स हैं, बादल, उनका निर्माण हुआ। ठीक है, तो इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या आता है? जो सुपरनोवा है, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, तो उससे क्या है? इससे भी निहारिका का जन्म होता है। मतलब सुपरनोवा, हम कह सकते हैं कि जो सुपरनोवा है, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, चलो लिखो, लिख के समझ आएगा। मतलब जो सुपरनोवा है, सुपरनोवा से जो क्या है? जो सुपरनोवा है, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, से जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, सुपरनोवा से जो हमारा पदार्थ बनता है या हमारा जो पदार्थ उत्सर्जित होता है, तो हम कह सकते हैं इससे भी निहारिका का जन्म होता है। इससे भी क्या है? इससे भी निहारिका का जन्म होता है। जो हमारा नेबुला है ना, निहारिका, उसका जन्म होता है। किससे? जो सुपरनोवा है, सुपरनोवा उसके अंदर से जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, तो उससे भी हमारी जो निहारिका है, जो हमारी नेबुला है, उसका जन्म होता है। आगे क्या है? अब इसके उदाहरण क्या हैं? वेल और कर्क। क्या है? इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं, हम कह सकते हैं। उदाहरण कौन से हैं जिनसे निहारिका बनती है? वेल और कर्क। ठीक है, तो ये क्या है? ये दो हैं, ये उदाहरण है। मतलब जो सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है? किसी विस्फोटक तारे से क्या है? जो सुपरनोवा है बने, जो सुपरनोवा निहारिका के जो कण हैं, तो सुपरनोवा के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। अब जो सुपरनोवा है, सुपरनोवा से जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, मतलब सुपरनोवा से जो पदार्थ बनते हैं, जो पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, तो इससे भी हम कह सकते हैं कि जो हमारी नेबुला है, हमारी जो निहारिका है, उसका जन्म होता है। तो उदाहरण में क्या है? वेल और कर्क। ठीक है, तो वेल और कर्क। ठीक है, आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट आता है निहारिका की उत्पत्ति, ब्रह्मांड के जन्म। हम कह सकते हैं कि जो हमारी निहारिका है, निहारिका की उत्पत्ति जो निहारिका है, निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकती है। निहारिका की उत्पत्ति ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा के मिश्रण से भी हो सकती है। हमारी जो निहारिका है, उसकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है? ब्रह्मांड के जन्म और सुपरनोवा का मिश्रण कर दिया जाए तो उससे भी हमारे निहारिका की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। मतलब हमारी जो निहारिका है वो कैसे बन सकती है? तो निहारिका की उत्पत्ति जो हमारा ब्रह्मांड है उसके जन्म और जो सुपरनोवा है उसके मिश्रण से भी हो सकती है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम निहारिका जो होती है, हमारी जो नेबुला है,
जहाँ निहारिका का क्या चीज़ है, निहारिका है जहाँ तारे बनते हैं, जहाँ स्टार्स बनते हैं ना, तो निहारिका के अंदर स्टार्स बनते हैं। अब निहारिका कैसे बनती है हम वो जान रहे हैं। तो अब जो निहारिकाएँ होती हैं वो भी, निहारिका भी कई तरीके की होती है, वो कैसे कैसे क्या क्या होती है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो ही गई होगी। इसमें वैसे इतना ज़्यादा कुछ टिपिकल है नहीं, स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, बट धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाता है। ठीक है, अगर किसी को बिल्कुल यही है, अब जियोग्राफी तो थोड़ी बहुत तो सबने ही पढ़ी है, 10th तक तो सभी लोग पढ़ते हैं, तो ये सब बेसिक ही है, कुछ ऐसा नहीं है जो अलग से हो। ओके, चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे निहारिका के कुछ प्रकार, हम कह सकते हैं निहारिका के प्रकार। निहारिका मतलब कि नेबुला के प्रकार। अभी निहारिका के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं वो जानते हैं। तो जो निहारिका है वो, उसका सबसे पहला जो प्रकार है उसको हम किस नाम से जानेंगे, परावर्तन निहारिका। या परावर्तन नहीं, पहले आप ऐसा करिए उत्सर्जन निहारिका लिखिए। ठीक है, क्या उत्सर्जन निहारिका। अभी उत्सर्जन निहारिका क्या होती है, उत्सर्जन निहारिका, पहले हम उत्सर्जन निहारिका के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्ट में जो उत्सर्जन निहारिका है ये क्या है। तो जो हमारी उत्सर्जन निहारिका है ये क्या है, यह सब सुंदर और रंग बिरंगी होती, मतलब जो उत्सर्जन निहारिका होती हैं तो ये सब सुंदर और रंग बिरंगी कौन सी, जो उत्सर्जन निहारिका है वो कैसी होती हैं, वो रंग बिरंगी होती हैं और सुंदर होती हैं। यह सबसे, मतलब जो उत्सर्जन निहारिका है ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। और क्या होता है उत्सर्जन निहारिका में, ये बन रहे तारे से प्रकाशित होती है, मतलब जो तारा बन रहा है ना, ये बन रहे तारे से प्रकाशित जो हमारी उत्सर्जन निहारिका है वो किससे प्रकाशित होती है, जो तारा बनता है ना, जो स्टार बनता है उससे प्रकाशित होती है। उदाहरण के लिए है चील एवं झील निहारिका, एग्जाम्पल है हमारा, उदाहरण है चील एवं झील निहारिका। कहने का मतलब क्या है, निहारिका के प्रकार, तो निहारिका जो होती है, नेबुला होती है, सबसे पहले कौन सी निहारिका आती है, हमारी उत्सर्जन निहारिका होती है। उत्सर्जन मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में जिससे कोई चीज़ उत्सर्जित हो रही है, तो ये सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। जो उत्सर्जन निहारिका होती है तो वो कैसी होती है, वो सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती है। ये बने तारे से प्रकाशित होती है, मतलब जो स्टार बन रहा होता है ना तो उससे ये प्रकाशित होती है, उससे ये दिखाई देती है उत्सर्जन निहारिका। अब ये है, इसके एग्जाम्पल कौन से, चील एवं झील निहारिका जो होती है वो उत्सर्जन निहारिका के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नंबर 2 पे क्या आता है, नंबर 2 पे आता है परावर्तन निहारिका। क्या आता है, परावर्तन निहारिका। अभी हमारी परावर्तन निहारिका जो होती है ये क्या होती है, यह तारों से प्रकाश को परिवर्तित करती है। जो
परावर्तन निहारिका होती है, क्या करती है, ये है तारों से प्रकाश को परावर्तित करती है। मतलब जो स्टार्स होते हैं ना, तारे जो होते हैं, उससे लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, परावर्तित करती है। कौन सी निहारिका? जो हमारी परावर्तन निहारिका है। ठीक है, प्रकाश को परावर्तित करती है। और क्या करती है? ये तारे होते हैं, ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या आस पास में होते हैं। ये जो स्टार्स होते हैं, जिनसे प्रकाश परावर्तित होता है, तो ये तारे, तो हम कह सकते हैं कि जो ये परावर्तित निहारिका है, ये क्या है, ये तारे या तारों, जो निहारिका है, ये क्या है, ये तारे या निहारिका के अंदर होते हैं। ये तारे जो होते हैं या तो निहारिका के अंदर होते हैं, जो स्टार्स हैं जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं, तो हम कह सकते हैं ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आता है? प्लेडेस निहारिका उदाहरण में आता है हमारा। कौन सी निहारिका है ऐसी जो क्या है? प्लेडेस निहारिका। प्लेडेस निहारिका, ये क्या है? हमारी परावर्तन निहारिका का एक एग्जाम्पल है। मतलब परावर्तन निहारिका के बारे में बस पढ़ लो कि ये होती क्या है, एग्जाम्पल्स आते हैं कि ये कौन सी निहारिका है। ठीक है, तो प्लेइडेस जो निहारिका है वो हमारी कौन सी निहारिका है? वो हमारी परावर्तन निहारिका है। तो परावर्तन निहारिका एग्जैक्ट में होती क्या है? ये तारों से प्रकाश को परावर्तित करती है, या तो ये तारे जो होते हैं, तारों से, मतलब जो कौन सी परावर्तित निहारिका तारों के, स्टार के अंदर जो लाइट होती है उसको रिफ्लेक्ट करती है। अब ये जो स्टार्स रहते हैं, ये या तो निहारिका के अंदर होते हैं, जैसे निहारिका या तो यहाँ रहेंगे या इसके आसपास रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टार होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? प्लेइडेस निहारिका। तो प्लेइडेस निहारिका जो है वो क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है। अब इसके बाद आती है श्याम निहारिका। नंबर 3 पे आती है हमारी श्याम निहारिका। अब ये कैसी होती है इसके बारे में जानते हैं, चलो। श्याम निहारिका नंबर 3 पे आता है हमारा श्याम निहारिका। अब ये श्याम निहारिका जो होती है, ये कैसी होती है? ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। ये क्या करती है? ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को दीवार की तरह
रोक देती है। मतलब श्याम से मतलब ही ऐसा है ना कि काला, एक तरीके से ये क्या करती है, ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती है। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख पाते। यही कारण है कि हमारी जो आकाशगंगा है, जो हमारी गैलेक्सी है, उसमें हम बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। तो इसी के कारण, यही कारण है कि हम अपनी आकाश गंगा में बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसी वजह से यही रीज़न है कि जब हम अपनी जो हमारी आकाशगंगा है उसमें हम बहुत दूर तक नहीं देख पाते हैं या नहीं देख सकते हैं। पाते लिख लीजिए, सकते लिख लीजिए, एक ही बात है। चलिए सकते लिख दीजिए, नहीं देख सकते हैं। श्याम, तो श्याम से तो एक तरीके से एक अंधेरा ही हो गया ना। तो ऐसे याद कर लो कि अंधेरा, अंधेरी निहारिका, ये नेबुला, मतलब ये क्या है, अपने पीछे से, जैसे ये क्या है, ये एक निहारिका है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है। तो आने वाले प्रकाश को दीवार की तरह रोक देती है। तो दीवार की तरह इसने रोक दिया। तो यही कारण है कि अगर हम इधर हैं तो हम अपनी आकाशगंगा से ज़्यादा दूर की तरफ नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि इधर से लाइट आ रहा है, इधर ये निहारिका है, तो आगे हमको दिखेगा ही नहीं कुछ। क्यों? क्योंकि हमारी जो श्याम निहारिका इधर है, तो इधर हम ज़्यादा दूर तक हम देख ही नहीं पाएंगे, इसकी वजह से। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारी क्या आती है, ग्रहीय निहारिका। क्या? ग्रहीय निहारिकाएं। ग्रहीय निहारिकाएं। निहारिका या निहारिकाएं अभी किस तरीके की होती हैं ग्रहीय निहारिकाएं, अब ये देखते हैं। तो जो हमारी क्या ग्रहीय निहारिका होती है, क्या है, इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा, तो हम कह सकते हैं इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा, तो हम कह सकते हैं इसका निर्माण उस वक्त होता है जब एक क्या, जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर, क्या, एक लाल दानव तारे में बदलकर, क्या, एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है, अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है, अपने तहों को उत्सर्जित कर देता है। क्या कर देता है? अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है। इसी वजह से
इसका आकार गोल होता है। इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से इसका आकार गोल होता है। जो ग्रहीय निहारिका होती है वो कैसी होती है, इसका निर्माण कब होता है, उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में, मतलब जो नॉर्मल जो स्टार है वो रेडिश होने, मतलब वो अपनी खुद को ख़त्म करने वाले प्रोसेस पे होता है, वो खुद को समाप्त करने वाले प्रोसेस पे होता है। मतलब जब वो लाल तारे में बदल जाएगा, कुछ टाइम बाद उसकी रोशनी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फिर वो क्या है, एक ब्लैक होल वाली कंडीशन आ जाएगी, वो बाद में पढ़ेंगे आगे। तो इसका निर्माण क्या होता है, उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपनी बाहरी तहों को उत्सर्जित करने लगता है, कर देता है। तो इसकी इसी वजह से ये इसका आकार गोल होता है, मतलब इसका ये क्या है, इसका आकार क्या होता है, गोल होता है। ठीक है, स्फेरिकल होता है इसका आकार, इसी वजह से, यही कारण है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम किसके बारे में जानेंगे, तो ये तो थी हमारी 4 निहारिकाएं। क्या 4, एक और निहारिका रह गई है, हम जिसको ओरियन नेबुला के नाम से भी जानते हैं। क्या है, ओरियन नेबुला। तो लास्ट है, उसको और करा देती हूँ, फिर उसके बाद ये हमारा टॉपिक जो हमारा ब्रह्मांड है ये ख़त्म हो जाएगा। कल हम अपना सौरमंडल पढ़ेंगे फिर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कल हम अपना सौरमंडल पढ़ेंगे, अपने सौरमंडल के बारे में जानेंगे कि हमारा सौरमंडल क्या है, कैसा है, वो सब हम कल से अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो फिर हमारी लास्ट क्या आती है, हमारी ओरियन नेबुला या ओरियन निहारिका। नंबर 5 पे हम कह सकते हैं हमारी क्या आती है, हमारी ओरियन नेबुला या हमारी ओरियन निहारिका। तो हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, यह है हमारी आकाश गंगा के सबसे हमारी आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का जो ओरियन नेबुला है, यह क्या है, यह है हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। तारों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमें किसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कल की क्लास में हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हम अपना किसके बारे, सॉरी ब्रह्मांड नहीं, गलत बोल दिया, हमको सौरमंडल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, या फिर हम कहते हैं भौतिक का अध्ययन ब्रह्मांड देखें, मतलब कह छोड़िए ये आपके मतलब की नहीं है, बस आप इतना देखो, जो ओरियन नेबुला है ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ऐसे एग्ज़ाम में आया था एक क्वेश्चन कि जो ओरियन नेबुला है वो क्या है, तो हम बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि यह क्या है, ये हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। हमारी जो आकाशगंगा है, हमारी जो गैलेक्सी है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ब्राइटिंग स्टार होते हैं, मतलब चमकीले वाले स्टार होते हैं, तो चमकीले और सब ठंडे जो तारे होते हैं, तो
हम कह सकते हैं सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। कौन सी? जो ओरियन नेबुला हमारी है। ठीक है, तो जिन्होंने पहले जियोग्राफी पढ़ी हुई है उनको तो ब्रह्मांड के बारे में सारा समझ आ गया होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई है उनको थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने पहले पढ़ी नहीं, 10th तक तो सभी लोग पढ़ते हैं और ये सब बेसिक है ना। तो अगर बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ना है कि बिल्कुल ये मान लो कि हाँ आपको कुछ आता ही नहीं है, जो आता था सब भूल ही गए, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से पढ़ना है, तो फिर उसके लिए आप मुझे बताइएगा। ये है कि डायरेक्टली एग्ज़ाम में मतलब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उस तरीके से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। तो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, जहाँ जहाँ से भी आते हैं मैं उस हिसाब से आपको करा दे रही हूँ, है ना। तो अब इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है, ये हमारा यूनिवर्स ब्रह्मांड, ये आज हमारा कंप्लीट होता है। अब कल से हम क्या करेंगे? कल से हम अपना नया टॉपिक यानी कि सौर मंडल हम कल से स्टार्ट कर देंगे। सौर मंडल के बारे में जानेंगे, उसमें जो ग्रह हैं, ठीक है, और सैटेलाइट्स वगैरह हैं, ग्रहों के जो उपग्रह हैं, सूरज है, मतलब हमारे सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में हम कल से स्टार्ट कर देंगे, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब मैं वीडियो डाल दूँ, अपलोड हो जाए, तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई आराम से कर सकें। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल के लिंक को भी आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। सो आज की क्लास इतनी ही है। अब मिलते हैं कल की क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।